पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? कहा था मैंने त्वरण। स्टार्टिंग में हमने पहले गति के बारे में जाना, इसके बारे में गति के बारे में। यदि कोई पिंड अपने चारों ओर के संदर्भ में स्थान परिवर्तित करती तो उसे हम कहते हैं गतिशील पिंड। गति के लिए बल का होना जरूरी है। बल क्या है? तो उसके आज हम पहले बल के बारे में जाना, इसके बारे में जान लेते हैं। देख लो इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? फोर्स। बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी पिंड की, एक काम करना बेटा, इसको नोट डाल के लिखना, ठीक है ना, क्योंकि बल के बारे में आप 7वीं 8वीं में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल उसका रिप्रेजेंटेशन वापस हो रहा है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी पिंड की, नोट करने का मतलब एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन ये परिभाषा लिखने नहीं, क्योंकि छोटे स्तर का साइंस 7वीं 8वीं में पढ़ चुके हो। बल किसे कहते हैं ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। बल वह बाह्य कारक है जो किसी पिंड की स्थिति में परिवर्तन करे या परिवर्तन करने का प्रयास करे, या परिवर्तन करने का प्रयास करे। ठीक, जैसे ये बुक है, ये मान लीजिए मार्कर, ये मार्कर यहां पे रखी हुई, इसको मैंने यहां से उठाया और इस जगह पे रख दिया। बल क्या है? वह बाह्य कारक, पहले यहां भी थी स्थिति, ये बुक है यहां पे स्थित है, इसको उठाया और इसका स्थान परिवर्तित कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा? बल। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु को उसके स्थान परिवर्तन में सहायता करे या फिर करने का प्रयास करे, परिवर्तन करे या करने का प्रयास करे। जैसे मान लीजिए आपका व्हाइट बोर्ड है, मैं इस पर बल लगा रहा हूं, क्या ये जा रहा है पीछे? लेकिन बल अप्लाई हो रहा है क्योंकि परिवर्तन करने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए यह भी एक प्रकार का क्या है? आपका बल है। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा? गति पढ़ा, गति के बारे में जाना, बल के बारे में पढ़ा। फिर गति दो प्रकार की होती है, एक समान गति और असमान गति। यदि समान समय में समान समय अंतराल में अगर समान दूरी तय करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एक समान गति। जैसे घड़ी की सुइयों की गति, आ रही बात समझ में? वो एक समान गति। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति या सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, ये सब जो है एक समान गति के उदाहरण है। फिर आता है आपका असमान गति, जब हम समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करते हैं तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? असमान गति कहते हैं। इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये पढ़ा। फिर हमने त्वरण पढ़ा। त्वरण क्या पढ़ा था? वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अब अगला हेडिंग जो हमारा शुरू हो रहा है वो न्यूटन का गति संबंधी समीकरण। अगला हेडिंग हमारा क्या है? न्यूटन का गति संबंधी समीकरण। न्यूटन का गति संबंधी समीकरण। ठीक है, लिख लो। न्यूटन ने पिंड की गति का अध्ययन करते हुए न्यूटन ने पिंड की गति का अध्ययन करते हुए गति संबंधी 3 समीकरण प्रतिपादित। गति संबंधी 3 समीकरण प्रतिपादित। ध्यान रखना बेटा, समीकरण और नियम अलग है। नियम आपका अलग है और समीकरण अलग है। जिसमें पहला समीकरण क्या है? वेग तथा समय संबंधी समीकरण। वेग तथा समय संबंधी समीकरण। v बराबर u प्लस a, जहां v क्या है? बार बार ये नहीं लिखूंगा। पिंड का अंतिम वेग, पिंड का क्या है? नोट करते चलो। फिर आपका आता है यू क्या है? आपका प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक
ए क्या है आपका? त्वरण है, पिंड का त्वरण, और टी है आपका समय। तो वेग और समय में संबंध बताने वाला जो समीकरण है वो न्यूटन का गति संबंधी पहला समीकरण कहलाता है। ये आया कैसे देखना चाहेंगे आप? चलिए इसको देख लेते हैं। ठीक है, हम जानते हैं बेटा त्वरण एक्सीलरेशन जो हमारा होता है वो वेग परिवर्तन की दर होता है ना। प्रति एकांक समय में होने वाला वेग परिवर्तन ही हमारा क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। अर्थात a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, वेग परिवर्तन। अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाने पे ही हमारा क्या आता था? वेग परिवर्तन। जैसे मान लीजिए मैं 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा हूँ या दौड़ रहा हूँ, फिर मुझे अपनी ये स्पीड गति को बढ़ाकर 40 किलोमीटर घंटे करना है। एक बात बताइए, मेरा वेग परिवर्तन कितना हुआ? 20। कैसे हुआ? जो मेरा अंतिम वेग है उसमें से मैंने प्रारंभिक वेग को घटा दिया। तो सेम प्रोसेस, वेग परिवर्तन निकालने के लिए हमने क्या किया बेटा? अंतिम वेग मतलब v, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को हमने घटाया तो वेग परिवर्तन आया, और बटे में समय। यही हमारा त्वरण होता था, यही हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। और बटे का उल्टा क्या होता है? गुना। a गुने टी इज इक्वल टू v माइनस यू। क्लियर हुआ? और माइनस इधर आता है बराबर के, तो क्या होता है? प्लस ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारा गति संबंधी पहला समीकरण। आ रही बात समझ में? नोट कर लिया इसको? क्या डन? इसको नहीं नोट करना, ये हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। केवल हमें एक्सप्लेन करना था ये कि पहला समीकरण कहां से आया। हटाओ इसको। अब दूसरा समीकरण हमारा, ये बार बार बेटा नहीं लिखूंगा, ये हिंदी ध्यान रखना। कुछ नया अगर जैसे आएगा तो फिर हम आपको बताएंगे। सेकंड होता है क्या? ये समीकरण तो यहाँ रहने देंगे ताकि आपको एक्सप्लेन किया जा सके। सेकंड है आपका क्या? विस्थापन तथा समय संबंधी समीकरण। समय संबंधी समीकरण तो जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको सॉल्व करते समय ये ध्यान रहेगा ना, इससे क्या बिलोंग करता है। जैसे वेग देकर समय पूछा तो हम ये लेंगे, ये वाला समीकरण इक्वेशन हम फॉलो अप करेंगे। अगर विस्थापन देकर समय पूछा या समय देकर विस्थापन के बारे में पूछेगा तो हम इस समीकरण को न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे। जैसे यस बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बार बार नहीं लिखवा रहा, जहां पे टी समय है, ए त्वरण है, यू अंतिम वेग है, बस यस आया तो यस। जहां यस क्या है? पिंड का विस्थापन है। जहां यस पिंड का विस्थापन। नोट, ठीक है? जहां यस क्या है आपका? पिंड का विस्थापन। ये ऊपर का हटा देगा, न्यूटन का गति संबंधी समीकरण। हमने ये जाना वो पिंडों की गति का जब अध्ययन कर रहे थे तो तीन जो है समीकरण प्रतिपादित किए और तीनों का किससे क्या संबंध है उस आधार पर बताया। ये हटा दो। तीसरा आपका जो है वेग तथा विस्थापन संबंधी समीकरण। विस्थापन संबंधी आपकी बुक में आलेख विधि से भी इनको निकालेगा। इस बार का जो सिलेबस आपका 25% महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिड्यूस किया है तो आपके सिलेबस से उसको कट कर दिया गया है। तो वेग तथा विस्थापन बस आपको ये समीकरण ध्यान रखना, इस पे न्यूमेरिकल्स आ सकता है। जैसे पूछेगा कोई पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से, है ना, 5 मिनट तक चलने के बाद 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग प्राप्त की तो उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो आपको अंतिम वेग दिया गया है, प्रारंभिक वेग दिया है, समय दिया, तो आप यहाँ से उसको कैलकुलेट करके आप न्यूमेरिकल्स हल कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो वहां पे उसको अप्लाई करेंगे। तीसरा है वेग तथा विस्थापन संबंधी समीकरण, अर्थात v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a+। ये तो बताने की जरूरत नहीं। जहां v क्या है? पिंड का क्या है? अंतिम वेग। u क्या है? प्रारंभिक वेग। a है त्वरण और यस क्या है आपका? विस्थापन। नोट करना है तो नोट कर लीजिए। आप सब स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हटा दो इसको। अब आता है आपका एक समान वृत्ताकार वेग। एक समान वृत्ताकार
क्वेश्चन से ही हमें मालूम पड़ रहा है कि वृत्ताकार मतलब एक ही पथ के चारों ओर बार चक्कर लगे, है ना, लेकिन एक समान की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है वो? तो जैसे साइकिल के पहिया ही ले लेते, बार बार एक ही पथ पे दोहराए, है ना। वृत्ताकार यदि कोई पिंड एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर बार बार गति कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? एक समान वृत्ताकार गति कहेंगे। देखो, यदि कोई पिंड यहां से लिखेंगे, यदि कोई पिंड एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो इस प्रकार की गति को एक समान वृत्ताकार गति कहेंगे। उदाहरण लिखिए। 5 उदाहरण हो सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक समान वृत्ताकार गति के 5 उदाहरण लिखिए। तो पहला लिख लो, घड़ी के सुइयों की गति, ग्रह की सूर्य के चारों ओर की गति, वो भी तो वृत्ताकार गति है, एक समान चाल से चल रहा है। ऐसा होता है पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने समय में लगाती है? 365 से 1/4 दिन। जैसे 2020 में इधर, अब 2021 आएगा तो क्या इससे ज्यादा ले लेगा टाइम? नहीं, वो एक समान चाल से ही गति करेगा। और सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेगा? 365 से 1/4 दिन। तो ऐसी गति को हम क्या कहेंगे? एक समान वृत्ताकार गति कहेंगे। तीसरा उदाहरण, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की है, गति। और एक आध 2 उदाहरण आप सब अपने मन से भी लिख लीजिए ऐसे, ठीक है। तो चलिए एक न्यूमेरिकल्स उदाहरण हम हल करके देखते हैं। एक खिलाड़ी वृत्ताकार मार्ग पर दौड़ते हुए 25 सेकंड में, समय कितना दिया गया था? उदाहरण 1, पेज नंबर बुक में जो है आपका पेज नंबर 11, क्या कह रहा है? दौड़ते समय 25 सेकंड, टाइम कितना दिया बेटा? 25 सेकंड में 400 मीटर दूरी तय करता है। दूरी मतलब एस से अगर डिनोट करें या फिर ऐसे लिखते हैं, दूरी कितना है? 400 मीटर। दौड़कर पुनः प्रारंभिक स्थान पर वापस आता है तो उसका औसत चाल और औसत वेग है। चाल ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है? वेग है। फिर से देख लेते हैं, वो दूरी कितना? 400 मीटर जाता है और 400 मीटर आता है। तो पहले हम औसत चाल की गणना, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको वो बताया था चाल क्या है। चाल जो है, चाल की गणना करने के लिए दूरी का उपयोग करते हैं और वेग की गणना करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? विस्थापन। क्योंकि चाल अदिश राशि और वेग क्या है आपका? सदिश राशि। तो कुल दूरी कितना हो? 400 गया और 400 वापस आया, तो टोटल हो गया 800। और समय कितना लगा बेटा? 25 सेकंड है। क्या कह रहा है? जाकर वापस आया, दोनों किया है। 400 मीटर गया भी और 400 मीटर वापस गया, तो कुल समय कितना हुआ? 25, यानी वह 800। इकाई का 0 और 5 है तो 5 से कटता है। 5 के 5, 3 बचा, 5 6 30 और 160 बचे 5। अभी भी 0 है तो 5 से कटेगा। 5 दिया 15 और 1 5 10, 32 मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि दूरी, चाल और दूरी दोनों का मात्रक एक ही होता है। क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। नोट करना तो ठीक है। अब हम निकालेंगे औसत विस्थापन। क्या निकालते हैं? औसत विस्थापन।
व्यक्ति 400 मीटर दौड़कर गया और 400 वापस आ गया अपनी पूर्ववत अवस्था में, तो विस्थापन कितना हुआ? जितना गया उतना वापस आ गया, तो विस्थापित हुआ वो? नहीं। तो ऐसी अवस्था में विस्थापन कितना हो गया? 0। तो यहाँ पे कुल विस्थापन बटे सम 0/25, यानी उसका औसत विस्थापन क्या, सॉरी औसत वेग, औसत वेग उसका क्या होगा? 0 मीटर पर सेकंड। क्योंकि विस्थापित हुआ ही नहीं तो उसका वेग ज्ञात ही नहीं होगा। हटा दे इसको। अब अगला हेडिंग आप डाल दीजिए, न्यूटन का गति संबंधी नियम। न्यूटन का गति संबंधी नियम। गति संबंधी मुस्कान। बस इसके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।